ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री तो 1857 के बाद होती है, जब पूरे भारत पे उसे 100% कंट्रोल लेना होता है। अवध जो आज का यूपी है, वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। उसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम अंग्रेजों को देना पड़ता था। क्रांतिकारी लाल किला पहुँचते हैं, वहाँ शहनशाह बहादुर जफर से मिलकर सारा वाक्य सुनाते हैं। साल 1600 से 1837 तक कैसे एक कंपनी हमारे देश को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुलाम बना लेती है। डायरेक्टली जिस पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, और इनडायरेक्टली हिंदू राजा और मुस्लिम निजाम साथ मिलकर रूल कर रहा होता है। जैसे आज के डेट में कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी है। 1837 तक ये मैप था। ये ब्लू एरिया जो देख रहे हो, ये पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होता है, और ये येलो और ग्रीन एरिया प्रिंसली स्टेट कहलाता था। लेकिन कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। ये येलो एरिया पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और ये ब्लू एरिया जिसके खुद के अपने कुछ रूल्स है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर मैप को देखोगे तो वो अभी भी पूरी तरीके से भारत पे राज नहीं कर पा रहा था। तो कंप्लीट कंट्रोल के लिए अलग अलग ट्रिक्स अपनाना पड़ रहा था। अंग्रेजों को पता था इतने बड़ी आबादी, इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसके लिए 5 लाख सैनिकों की जरूरत थी, और 5 लाख सैनिक इंग्लैंड से लाना पॉसिबल नहीं था। तो यहीं के लोकल लोगों को पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दिया। उस जमाने में गरीबी और भुखमरी बहुत ही ज्यादा थी। सिपाही की नौकरी मिल रही थी, और 2 वक्त का खाना, और 5 से 8 रुपए सैलरी भी मिल रहा था। आज भी वैसा ही हो रहा है। अगर 10 चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ जाता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है 8वीं 10वीं। आवेदन करता होते IAB, BA, MA, MPhil, PhD। अंग्रेज तो फिर भी सिपाही की नौकरी दे रहा था। नौकरी पाने के लिए लोगों की लाइन लग जाता है, और देखते ही देखते 2.5 लाख से ज्यादा इंडियन सिपाही हो जाते हैं, और अंग्रेज सोल्जर 45,000 ही था। हालांकि इंडियंस को बड़ी पोस्ट पे नहीं रखा जाता था। ऑफिसर रैंक की पोस्ट पे तो गोरे ही रहते थे। इंडियन को सिपाही, चपरासी और घोड़ों की देखरेख के लिए रखा जाता था। उसके बावजूद ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स वार्न करता है गवर्नर डलहौजी को, जिनको हम लोगों ने गुलाम बना रखा है, जिन पे इतना अत्याचार करते हो, उन्हीं की फैमिली से इतनी बड़ी फोर्स खड़ी कर दी। कहीं ऐसा न हो ये मूव हमें उल्टा पड़ जाए। ये बात याद रखने की है। सन 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री तो 1857 के बाद होती है, जब पूरे भारत पे उसे 100% कंट्रोल लेना होता है। उसके लिए लॉर्ड डलहौजी को बुलाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी आते ही उन स्टेट्स का सर्वे करता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल नहीं कर रहा था। सर्वे में ये बात निकल के आती है कि जिन स्टेट में राजा या निजाम रूल कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर की तो औलाद ही नहीं थी। इसको डलहौजी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, और एक कानून पास करता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। इस कानून में यह था कि जिस राजा का कोई लड़का नहीं, उसके देहांत के बाद सारा साम्राज्य, सारा राजपाट ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता। जैसे आज की डेट में राजा महाराजा और निजाम जो मुल्क छोड़ कर चले गए, या जिनका कोई वारिस नहीं, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभालपुर, छतरपुर, नागपुर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर नंबर आता है झांसी का। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। उसकी शादी होती है लक्ष्मीबाई से। 1853 में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का देहांत हो जाता है। गंगाधर के देहांत के बाद लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन के तौर पे सालाना 60,000 रुपए देता रहता है। उसके बाद 1856 में अवध जो आज का यूपी है, वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। उसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम अंग्रेजों को देना पड़ता था। जब वो नहीं दे पाए तो अंग्रेजों ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। राजाओं से लोगों का लगाव था। उनका राजपाट खत्म होता हुआ देख लोगों में बेचैनी थी, लेकिन अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते थे। उनके पास हाईटेक हथियार थे, और ये लोग आज भी तलवारों से ही लड़ते थे। ऐसे में राजाओं की हार तय थी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जैसे कानून की सफलता देख बैक टू बैक और भी कई सारे कानून पास करता चला जाता है, जिसमें 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेकर आता है। इस एक्ट में यह था कि जो कोई अपना रिलीजन चेंज करता, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाता था। पहले उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था। उसके बाद सन 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आता है। इस एक्ट में यह था कि जो हिंदू विधवा थी वो दोबारा शादी कर सकती थी, जबकि हिंदू मान्यता के अनुसार विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती। सेम ईयर में एक और एक्ट पास करता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में यह था कि अब दूसरे देश में भी सिपाहियों को भेजा जा सकता था, जबकि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग समुद्र पार कर लेता है वो अछूत हो जाता है। इस तरह बैक टू बैक हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ कानून बनाया जाता है, जिससे हिंदू समुदाय अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। जैसे आज के भारत में मुस्लिमों के साथ हो रहा है, 3 तलाक, CAA, NRC वगैरह। उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो अंग्रेजों के होश उड़ा के रख देता है।
दरअसल ब्रिटिशर्स अपनी पुरानी राइफल को रिप्लेस करता है अपनी नई और आधुनिक राइफल से, जिसका नाम होता है P56 एनफील्ड राइफल। उसका जो बुलेट था वो कागज से रैप किया गया था और उस पर ग्रीसिंग की गई थी। जनवरी 1857 कोलकाता से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है दमदम। वहाँ से एक सिपाही जा रहा होता है लोटे में पानी लेके। वहीं एक दलित उससे पीने के लिए पानी मांग लेता है। एक तो ये सिपाही ऊपर से ब्राह्मण उसे जाति सूचक शब्द बोल के डांट डपट के पानी देने से मना कर देता है। तो दलित उससे कहता है कि सारे नखरे सारे छूत अछूत हमारे साथ ही करते हो। वहीं अंग्रेजों की दी हुई बंदूक में जो दांत से काट काट के गोली डालते हो, उस गोली में सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। वहाँ तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। वो बंदा दमदम का रहने वाला था और वो गोली भी दमदम में ही बनती थी। उसकी बातों पे ब्राह्मण सिपाही को पूरा यकीन हो गया। उनकी जो रेजिमेंट थी वो 34th बंगाल रेजिमेंट थी। वहाँ जाकर अपने साथी सिपाहियों से ये बात बताता है। ये धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा ही सेंसिटिव मामला था। ये बात सुनकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सिपाही प्रोटेस्ट करते हुए अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाता है। कमांडिंग ऑफिसर इनकी सारी शंका दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। उसके बावजूद इन सिपाहियों को अंग्रेजों पे यकीन नहीं हुआ। ये धर्म से जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दा था। हर दंगे के पीछे झूठी और भ्रामक खबरों की चिंगारी ही होती है। वैसा ही हुआ। उस रेजिमेंट में एक सिपाही था मंगल पांडे नाम का, जिसे गाय और सुअर की चर्बी वाली बात कुछ ज्यादा ही हट कर रही थी। उसने कसम खा लिया कि आज के बाद जो भी अंग्रेज मुझे मिलेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। रिसेंटली एक अंग्रेज आ रहा होता है, उसका नाम होता है लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग। मंगल पांडे उसको देखते उस पर गोली चला देता है। गोली बॉग के घोड़े को लगती है। फिर बॉग भी गोली चलाता है और घायल करके मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेता है और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस तरह मंगल पांडे को भारत का पहला शहीद माना जाता है, जबकि ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं मानते। उनका कहना था मंगल पांडे ने कुछ ज्यादा ही नशा कर रखा था भांग का, और ये भांग के नशे में उसने इस तरह की हरकत की थी, न कि किसी फ्रीडम के लिए। इस घटना के बाद पूरी की पूरी 34th बंगाल रेजिमेंट को हटा दिया जाता है। हटाए गए सिपाही अपने अपने राज्य में आने के बाद अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। वहाँ के सिपाही भी गाय और सुअर की चर्बी वाली गोली से परहेज करने लगते हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होने लग जाता है। अम्बाला में सिपाहियों ने कार्ट्रिज यूज करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद लखनऊ की रेजिमेंट ने भी मना कर दिया। ऐसा होता हुआ देख अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस फोर्स बुला लेता है। फोर्स देख के कुछ लोग हथियार डाल देते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके इस घटना को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर्स जॉर्ज करमाइकल अपने 90 सिपाहियों को कार्ट्रिज में ड्रिल करने के लिए कहते हैं। तो 90 में से 85 सिपाही इसको हाथ लगाने से मना कर देता है। ये बात सुन ब्रिटिश ऑफिसर्स बौखला जाता है और भरी सभा में सभी का कोर्ट मार्शल करके जेल भेज देता है। ऐसा होता हुआ देख सिपाहियों के जो दोस्त थे वो गुस्से से लाल हो जाता है और अपने दोस्तों को जेल से भगाने की ठान लेता है। और 10 मई 1857 को मौका देखकर ये लोग जेल में घुस जाता है और जेल के सभी सिपाहियों को मारकर इन कैदियों को छुड़ा ले जाता है। उसके साथ साथ और भी जो कैदी होते हैं चोर उचक्के, उसको भी आजाद करा देता है और जेल में खूब मार काट होने के बाद जेल को आग लगा देता है और वहाँ जो हथियार गोला बारूद पड़ा था उसको लूट कर फरार हो जाता है। ये सब तो ये कर ही आए थे, लेकिन इनको मालूम था कि अब अंग्रेज इसको छोड़ने वाला नहीं। इन लोगों ने सबसे सेफ जगह चुनी जहाँ इनकी जान बच सके। वो रात को ही दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ बहादुर शाह जफर राज कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सिपाही भी यहाँ तैनात था। अगले दिन जब ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं तो कुछ इंडियन सिपाही भी इन लोगों के साथ हो जाता है और फिर दिल्ली में भी ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला कर देता है। और दिल्ली में ग्रेट मैगजीन एक जगह थी जहाँ गोले बारूद हथियार रखा हुआ था, उसको लूट लेता है और फिर ये सभी क्रांतिकारी लाल किला पहुँचते हैं। वहाँ शहनशाह बहादुर शाह जफर से मिलकर सारा वाक्य सुनाते हैं। बहादुर शाह जफर इन क्रांतिकारियों को प्रोटेक्ट करते हुए उनको अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। फिर अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। बहादुर शाह जफर के लीडर बनते सबसे पहले सूबेदार बख्तियार खान को अवध से बुला लिया जाता है और अपनी सारी फौज इकट्ठा करके सूबेदार बख्तियार खान को कमांडर बना देता है। फिर बहादुर शाह जफर पूरे भारत के राजाओं को खत लिखते हैं कि वक्त आ गया है अंग्रेजों से लड़ने का, लेकिन जरूरत पड़ने पे कोई साथ नहीं आया। उसके बावजूद बहादुर शाह जफर की अगुवाई में पहली फ्रीडम वॉर होती है और दिल्ली से अंग्रेजों को भागना पड़ता है। तो उन राजाओं को भी हिम्मत आती है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे कानून से पेंशन पाके जी रहे थे। अब उनको भी लगने लगा था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। फिर पूरे हिंदुस्तान से छोटे बड़े रिवॉल्ट के किस्से सुनाई देने लगता है। 13 मई 1857 को फिरोजपुर में, फिर 14 मई को मुजफ्फरपुर में, 21 मई 1857 को नौशेरा में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जगह जगह से इस तरह की घटना सामने आने लगती है। आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देख ब्रिटिशर्स यूके से 2000 सिपाहियों को बुलाता है और इन सब से निपटने का जिम्मा देता है ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को। जॉन निकोलसन सबसे पहले यूपी को टारगेट करता है। फिर उसे यूके से ऑर्डर आता है कि इन सब की जड़ दिल्ली में बैठा हुआ है। जहाँ निकोलसन पूरी फौज लेकर दिल्ली
पे चढ़ाई कर देता है। सबसे पहले दिल्ली में अंग्रेजों को नजफगढ़ में क्रांतिकारियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ बहुत घमासान की जंग होती है, लेकिन अंग्रेज यहाँ से जीत जाता है। उसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पहुँचते हैं। यहाँ भी खूब लड़ाई होती है, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन मारा जाता है। उसके बाद विलियम हैडसन कमान संभालता है। उसने चांदनी चौक में बहादुर शाह जफर के सिपाहियों का कत्लेआम मचा देता है। फतेहपुरी मस्जिद से लेकर लाल किला के सभी पेड़ों पे बहादुर शाह जफर के वफादार सिपाहियों की गर्दन काट के टांग देता है। बहादुर शाह जफर के कमांडर बख्त खान और उनके दोनों बेटों और पोतों को शहीद कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनकी बेगम जीनत महल के साथ लाइफ टाइम के लिए रंगून की जेल में कैद कर दिया जाता है। इस तरह अंग्रेजों का दोबारा दिल्ली पे कब्जा हो जाता है। भारत की आजादी के लिए पहली जंग को बहादुर शाह जफर ने लीड किया। वो पहले बड़े लीडर थे जिन्हें लाइफ टाइम सजा सुनाई गई और वो पहले बड़े नाम थे जिन्हें भारत की आजादी के लिए शहीद किया गया। सूबेदार बख्त खान और बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे और पोते।